नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिग्विजय शर्मा। आज मैं आपको डायबिटीज़ का एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक फुट के बारे में जानकारी दूंगा। जितनी भी पीड़ादायक पिक्चर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाकई में होती है। डायबिटीज़ फुट अगर नेगलेक्ट हो जाए तो इस प्रकार से सड़ने के कगार पर आकर ही आप उपचार ढूंढेंगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। माय पॉइंट इज़, इतना देर करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप समय पे आएंगे तो ये सब नहीं होगा। इन पिक्चर के सीरीज़ को आप प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं। यह एक करीब करीब 85-90 ईयर्स के बुज़ुर्ग हैं। इनकी यात्रा 2019 मार्च से शुरू हुई। इतना ख़राब ज़ख्म लेके आए, प्रॉपर डायग्नोसिस बन सका, ज़ख्म के कारण हटाने में सफल हुए। 3 महीने में उनका ज़ख्म भर गया। वह 300 किलोमीटर की यात्रा पार करके मेरे पास आए, सिर्फ धन्यवाद देने के लिए और ये कहने के लिए कि अब वह फुटबॉल फील्ड के पूरा चक्कर विद अ स्टिक, एक बैसाखी के सहारे चल लेते हैं। आप सबको ये कहना है कि हिम्मत हारना नहीं है, परंतु सड़ के आने से पहले अगर आप आइएगा तो हमारे रिजल्ट और आपके दुख डेफिनेटली कम होंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डायबिटीज़ फुट होता क्या है। किसी भी इंसान को अगर डायबिटीज़ 5 साल से ज़्यादा हो, इससे पैर के 3 हिस्सों में आक्रमण होता है। सबसे पहले आपकी चमड़ी, फिर आपके स्नायु, फिर आपकी खून की नाड़ियाँ। तो स्किन क्वालिटी बिकम्स बैड, वह खुश्क हो जाती है, खराश आती है, जल्दी फट जाती है। नर्व्स, अब वो आपके पैर के इलेक्ट्रिकल सप्लाई होंगे जो चेतना, सेंसेशन एंड मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, करंट के सिस्टम है वो आपके वीक हो जाएंगे। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जब आपको पैर ठंडे सीमेंट में रखा है तो जलन महसूस होगी, छोटा मोटा चोट लगेगा तो पता भी नहीं चलेगा। जैसे शॉर्ट सर्किट जब होता है घर पे, बिजली का स्विच ऑफ होने के बावजूद बत्ती बंद बुझ करती है और ऑन होने के बावजूद भी बंद बुझ करती है। ना वो पूरी तरह से बंद होती है, ना वो पूरी तरह से खुलती है। वैसे ही आपके पैर का सेंसेशन हो जाता है। जब दर्द करना है वो नहीं करेगा, जब बैठे हैं आराम से उसमें अजीब सी जलन, अजीब सी प्रिकलिंग सेंसेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू द नर्व सप्लाई। फिर आते खून, माने ब्लड सप्लाई जो आपका आता है वह कमज़ोर पड़ जाता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। डायबिटीज़ में आपकी जो नब्ज़ है वो पंपिंग करके जब आती है तो रबर बैंड जैसे लचीली पाइपों के ज़रिए आना चाहिए। डायबिटीज़ में वह कैल्सिफाइड और ग्लास, शीशे के जैसे होकर सख्त हो जाती है तो पंपिंग नहीं कर पाती है। ऑब्वियसली जो खून की तत्व है वह कैल्सिफाइड, ग्लासीफाइड पाइपों के थ्रू रिस नहीं सकता तो टिश्यू पे नहीं आता है। फिर उसमें चर्बियाँ जमने लगती हैं तो उसका छिद्र छोटा होता चला जाता है, सिकुड़ जाती है नाड़ियाँ। तो खून का सप्लाई एक पूरी मात्रा में आता नहीं है, आता भी है तो रिस के टिश्यू में जा नहीं पाता है। सो क्वालिटी ऑफ द स्किन, क्वालिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड क्वालिटी ऑफ द नर्व्स ऑल आर डैमेज्ड। अब नर्व्स में 2 प्रकार से हैम्पर होएगा। एक चेतना, आपको पता ही लगेगा, जब छोटे मोटे चोट लग जाए तो जल्दी जख्म हो जाएगा। फिर डायबिटीज़ होने का जख्म जल्दी भरता भी नहीं है। दूसरा, उसमें टोनिसिटी होती है, हमेशा एक मसल की एक ना टाइटनेस होती है। जब वह टाइटनेस कम हो जाएगी तो आपका पैर जो है वो एक आर्च, धनुष जैसा आपका शेप होना चाहिए पंजे में, वह बिगड़ के वह फ्लैट हो जाएगा। तो जो आपके शरीर में आपका वज़न उठाने के लिए प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वह सरक जाएंगे और जो पैर का हिस्सा प्रेशर उठाने लायक नहीं है उस जगह से आपको पैर का प्रेशर उठाना पड़ेगा, तो उसमें फिर जल्दी ज़ख्म हो जाता है। सो यू विल हैव ज़ख्म, वुंड, बिकॉज न्यूरोपैथी, आपके पैर को पता नहीं कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है। बिकॉज ऑफ डर्मोपैथी, स्किन बिगड़ गया है तो छोटा मोटा चोट जल्दी ठीक होगा नहीं।
और वैस्कुलोपैथी, आपका ब्लड सप्लाई ही कमज़ोर हो गया। तो तीनों जो कारण बताए मैंने वह एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ नर्व डैमेज है या स्किन डैमेज है या ब्लड वेसल्स डैमेज है, सब एक साथ होते हैं। इसी के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट में गिना जाता है। समझने वाली बात यह है कि अगर आपका पैर डायबिटिक फुट होके बिगड़ गया तो उसका खून की नाड़ी भी बिगड़ गई, उसका नर्व डैमेज भी हो गया, स्किन डैमेज भी हो गया। और खून की नाड़ी, नर्व और स्किन सिर्फ पैर में नहीं होती है। ये क्या बताएगा कि आपकी जो डायबिटीज़ ने चोट करना थी वह दोनों पैर, हाथ, ब्रेन, हार्ट, किडनीज, आंतों की ब्लड सप्लाई, पैरों की ब्लड सप्लाई, सब तरफ हैम्पर हो चुका है। सो इट्स ऑलरेडी स्प्रेड। डायबिटिक फुट होना माने आपकी एक काला उंगली, पैर का अंगूठा तो दिख रहा है, उसके पीछे की टांग, उसके पीछे का पैर, उसके पीछे का आदमी, ये सब देखना पड़ता है क्योंकि रोग तब तक सब तरफ फैल चुका होता है। हम यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी इंसान को डायबिटिक फुट के कारण एम्पुटेशन करना पड़े तो उसकी बची हुई आयु एक स्टेज 4 कैंसर के मरीज के बराबर ही रहेगी, क्योंकि उसकी सारी बॉडी की खून की नाड़ियाँ, नर्व सप्लाई और स्किन आर इन वेरी पुअर कंडीशन। तो यह एक जगह पे नहीं, पूरे बॉडी में फैल चुका होता है। और ये होना ही हम कहेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम का फेलियर है। हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ डॉक्टर नहीं होते हैं, मरीज टाइम पे नहीं आता है, दवाई टाइम पे लेता नहीं, नुस्खे टोटकों पे लग जाता है, अन्य कारणों से आप कब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की बात मानी कि नहीं, वही की वही दवाई खाई कि नहीं, परहेज पे रहे कि नहीं, ये सब चीज़ों को मिलाकर इतनी गंभीर समस्या आती है जो कि स्टेज 4 कैंसर पेशेंट के बराबर हो जाता है। सो हैविंग अ डायबिटिक फुट इज़ अ श्योर शॉर्ट साइन ऑफ फेलियर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड एवरीथिंग हैज़ टू इम्प्रूव फ्रॉम पेशेंट बिहेवियर्स टू डॉक्टर्स रिस्पॉन्सेस। स्पष्ट कहता हूँ कि डायबिटीज़ है तो डायबिटिक फुट होगा, इससे बचने का उपाय नहीं है। एकमात्र कारगर उपाय होता है कि डायबिटिक फुट का होने का टाइम इतना दूर सरका दिया जाए कि इसके होने से पहले आप अपने उम्र में यू मीट डेथ ऑनरेबली। कहना क्या चाहता हूँ कि जो आपकी उम्र है उस तक डायबिटीज़ का फुट रोकना, डायबिटिक फुट को रोकना ही डॉक्टर का टारगेट होएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप डायबिटिक फुट 100% रोक दोगे। वी कैन ओनली डिले इट्स ऑकरेंस। मरीज से क्या गलती होती है? नंबर 1, लक्ष्मण रेखा में नहीं रहते हैं। ये लक्ष्मण रेखा क्या है? सबको पता है, नॉर्मल शुगर लेवल 120/80, माने 120 से बढ़ना नहीं चाहिए, 80 से कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो कारण है उसका। पर मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स, जितने भी हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं? भाई मेरा तो नॉर्मल 160 है जी, मेरे पिताजी को भी था, वो तो 180 पे रहते थे। वो मेरी मौसी है, उसका नॉर्मल 120 है। आपने अपना स्तर ही अलग कर दिया है। नॉर्मल के बाहर की जो आपके क्राइटेरिया हैं वो आपने एक्सेप्ट किए हैं, मेडिकल साइंस ने नहीं किए हैं। सबसे पहले गलती आपकी लक्ष्मण रेखा में नहीं रहना। दूसरा, अपने आप को भ्रमित करते हैं आप। मान लीजिए 3 महीने में, 2 महीने में, 2 हफ्ते में डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपका जो है आप ब्लड टेस्ट करके आइएगा। तो जो दिन आपको ब्लड टेस्ट करना है उसके 2-3 दिन पहले आप बिल्कुल बाबा रामदेव जैसे हो जाएंगे, भयंकर परहेज में रहेंगे, ताकि उस दिन का रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, डॉक्टर को दिखा सको कि आप जो है बिल्कुल बढ़िया चल रहे हो। डॉक्टर ने तो उस दिन का रिपोर्ट देखा ना, बाकी महीने की तो हमें पता नहीं रहती है। तो आप खुद को भी भ्रमित करते हो और डॉक्टर साहब को भी भ्रमित करते हो। मेरा आपसे एब्सोल्युटली सिंसियर रिक्वेस्ट क्या है कि जो आपका नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न है, मात्र उसमें रह के अपना ब्लड टेस्ट करवाइएगा, ताकि हमें पता लगे जो आपका खान पान है, जो आपकी एक्सरसाइज है और जो हमने दवा दी है वो मैच कर रही है या नहीं। तीसरा, आप बार बार डॉक्टर चेंज करोगे, हॉस्पिटल चेंज करोगे, बार बार नॉन साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे। जैसे मेरी मौसी ने फलाना आयुर्वेदिक दवा खाया था, वो ठीक हो गई थी, सो आई विल ऑल्सो ट्राई दैट।
वो किसी हकीम वैद की पुर्जी खाई थी, वो ठीक हो गई थी, वो ठीक है। अरे मैंने टीवी में देखा फलाना एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ पूरा ठीक हो जाता है। तो नॉन एक्लेम्ड साइंटिफिक चीज़ों को आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो, और डॉक्टर की बात थोड़ा टाइम लगता है आपको। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है इंसुलिन का बहुत बड़ा भय। भाई आपका डायबिटीज़ इसलिए है क्योंकि आपकी इंसुलिन बिगड़ी हुई है। जब आपकी इंसुलिन बिगड़ी हुई है या नहीं है तभी आपको डायबिटीज़ है। अगर डॉक्टर कहता है इंसुलिन पे रख लें तो आप मानते नहीं, माने डॉक्टर को फोर्स करते हो कि मुझे इस टाइप की दवा दो। ये सब गलत तरीके हैं, आप ये मत कीजिए। डॉक्टर को बार बार चेंज मत कीजिए, हॉस्पिटल को बार बार चेंज मत कीजिए, साइंटिफिक नॉलेज सीकिंग बिहेवियर रखिए, अफवाहों पे मत जाइए, एंड देन ओनली यू आर अ गुड पेशेंट। अब चिकित्सक की तरफ से क्या त्रुटि हो जाती है? सबसे पहली त्रुटि होती है कि वह रोगी के डिमांड अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। अब जब उसके पेशेंट ने जिद कर ली कि वो इंसुलिन लेगा ही नहीं, वह ये दवा खाएगा ही नहीं, तो उसको चेंज करना सरलता से डॉक्टर चेंज कर देते हैं। ये डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो उपयुक्त है वही उसको बताना चाहिए, उसके डिमांड अनुसार तो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। सेकंड जो डॉक्टर गलती करते हैं वो ये है कि दृढ़तापूर्वक डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन मरीज को बताने से हिचकते हैं। ये नहीं करना चाहिए। मरीज को संपूर्ण जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। कितना भी रूखा हो, कितनी भी बात कड़वी लगे, उसके रोग के दुष्प्रभाव मुझे उसको बताने हैं, इनफैक्ट उसके फैमिली को भी बुला के बताने हैं। तीसरा जो डॉक्टर गलती करते हैं वो टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर देते हैं। इसमें गलती क्या होती है कि हमारा मेमोरी जो है वह कंप्यूटराइज तो है नहीं। किसी ने फ़ोन करते से आपको मरीज का पूरा हिस्ट्री याद आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप इमेजिन करते हो कि उस रोगी के बारे में आपको सब कुछ पता है और फ़ोन पे ही कंसल्टेशन हम दे देते हैं, जो शायद उतना ठीक नहीं होगा। सो डॉक्टर्स को 3 चीज़ों से अपने आप को रोकना चाहिए। नो टेलीफोनिक कंसल्टेशंस, do not go according to the wish of the patient, do what is right, don't do what is easy, and definitely inform the patient of all the fearful complications of diabetes. Now this is important. Once we have concluded that prevention or delay of the occurrence of diabetic foot के आने में देरी या हो सके तो पूर्णतः रोकथाम मात्र एक उपाय है। जब हम इस निर्णय में पहुंच चुके हैं तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे उस मुकाम तक? नंबर 1, अगर आपकी आदत नहीं है रोगी को उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस बताने में डायबिटीज़ के, तो डायबिटीज़ फुट भी आपने नहीं बताया है। तो जब आपने डायबिटिक फुट बताए नहीं है तो उसके अनुसार उसके टेस्ट हुए नहीं हैं। डायबिटिक फुट किस स्थिति में है ये पता ही नहीं है। सीधा जब उसका पैर में ज़ख्म हो जाएगा या झुंझुनाहट चालू हो जाएगी तब पता लगेगा कि डायबिटिक फुट है। ऐसे नहीं होता है। रोगी को पूरा जानकारी होना चाहिए और एनालिसिस ऑफ डायबिटिक फुट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उसके इन्वेस्टिगेशंस डे 1 में कर देने चाहिए। मतलब आपने डायबिटीज़ डायग्नोस किया तो शुगर के साथ ये टेस्ट अनिवार्य हो जाता है, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और वेरी डेंजरस सिचुएशन में ही ये डिटेक्ट होगा। आने वाले 2 स्लाइड्स वेरी कॉमन है। ये कॉमन पार्ट ऑफ डायबिटिक मैनेजमेंट है जो आमतौर पे दुनिया में नहीं कराए जाते हैं क्योंकि मरीज को चाहिए ही नहीं कंप्लीट ट्रीटमेंट। डायबिटिक फुट के लिए 3 मिनिमम टेस्ट होते हैं। एक, जब इंसान खड़ा होता है तो उसके पैर में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट हैं, पोडिया स्कैन। दूसरा, उसकी उंगली में कितना ब्लड प्रेशर चल रहा है। तीसरा, उसकी नर्व सप्लाई कैसी है। अगर ये तीनों एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ नहीं किया गया तो आपने प्रिवेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर आपने ये तब किया जब डायबिटिक फुट हो गया तो एकमात्र कारगर जो उपाय था प्रिवेंशन, वो नहीं हुआ। यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द फाइट। सो द मोमेंट यू आर डायग्नोस्ड एज डायबिटीज़, और भारत के परिवेश में आप
लक्षण आने तक तो डॉक्टर के पास डायबिटीज़ का भी लेके नहीं जाओगे अपने आप को चेक कराने के लिए। तो जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ, 70% ऑफ द पेशेंट्स को 5 साल पहले डायबिटिक फुट के सिम्टम आ चुके होते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो चुका होता है। उसके बावजूद डायबिटिक फुट टेस्ट आर नॉट डन एज रेगुलरली एज दे शुड बी, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न इन इंडिया। सो जैसे ही आपका डायग्नोसिस हुआ डायबिटीज़, आप मान के चलो कि 5 साल पहले आपको डायबिटिक फुट होना शुरू हो गया था। उसका टेस्ट जितने जल्दी हो सके जल्दी कराइए, ताकि रोकथाम का टारगेट अपन अचीव कर सके। ये डायबिटीज़ फुट की प्रोसीजर्स किस प्रकार के होते हैं, वो 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। सबसे अच्छा 1, सबसे बुरा 4। सबसे अच्छा 1 क्या कहता है कि आपकी नर्व सप्लाई में इंजरी हुई ही नहीं है। उस वक्त जो भी आप प्रिवेंशन के लिए करोगे, क्योंकि जख्म नहीं है ना अभी, डायबिटिक फुट का अल्सर होने से रोक दिया आपने, उसमें बेस्ट रिजल्ट आएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 10,000 डायबिटिक फुट की सर्जरीज होती हैं इंडिया में, तो एक भी क्लास 1 सर्जरी करते ही नहीं है, बिकॉज पेशेंट हैज नेवर कम इन दैट स्टेज। नंबर 2, करंट की सप्लाई, नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम आ चुकी है पर जख्म नहीं हुआ है। ये करीब 2% ऑफ ऑल सर्जरीज होता है। अक्सर हमको जो मिलता है 3rd क्लास और 4th क्लास कंडीशंस। 3rd क्लास कहता है कि जख्म है और सड़ रहा है तो सफाई करने के लिए पहले आएंगे, और लास्ट वाला तो कितना लेवल का एम्पुटेशन करना है, यही बात रहती है। सो 80% तो क्लास 4 सर्जरी होती है, 4th क्लास। 19-20% आपका क्लास 3 होता है, 3rd क्लास सर्जरी होती है। क्लास 2 और क्लास 1 की सर्जरियां तो हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसने डायबिटिक फुट के प्रिवेंशन पे फोकस ही नहीं हो पाया अभी तक। ये रोगी मेरे पास पटियाला में आए थे, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में। इनको दिल की बीमारी थी, हार्ट वाल्व चेंज हो चुका था, डायबिटीज़ था, और सब तरफ से एम्पुटेशन एडवाइस हो चुका था घुटने के आसपास से। जब मैंने इनका परीक्षण किया तो उनकी खून की नाड़ी ब्लॉक थी, एडी बचने की संभावना थी। हमने उस ब्लॉक को बाईपास किया, सड़े हुए पैर को हटा दिया, एडी के साथ रखा। आप वैस्कुलर सर्जरी के उसमें समझिएगा कि जो एडी बच के एम्पुटेशन हो जाता है, जिसमें एडी बच जाती है, उसको माइनर बोलते हैं, क्योंकि मरीज अपने पैर पे चल लेता है। उसके ऊपर के सारे एम्पुटेशन मेजर होते हैं। तो ये वो स्टेज 4 कैंसर वाला पार्ट से बाहर निकल गए, क्योंकि उनका माइनर एम्पुटेशन हुआ, उनका मेजर एम्पुटेशन नहीं हुआ। और अपने बची हुई आयु 4 साल तक वो अपने पैर पे चलते रहे, खुश थे, संपर्क में थे। 4 साल के बाद अन्य कारणों से इनकी मृत्यु ज़रूर हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़ख्म कितना भी बुरा हो, सबसे पहले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ज़ख्म का कारण पकड़ना चाहिए, और उस कारण को हटाने के बाद अगर एडी बचती है तो वो काम कर देना चाहिए। ये बेस्ट उपाय होता है। पिछली बार के क्लासिफिकेशन में ये क्लास 4 ही हुआ, क्योंकि कहाँ पे काटना है वो हमें दूर ले गया, घुटने से जितना दूर हो सके उतना ले जा पाया था। तो क्लास 4 सर्जरी पर एडी बचाने में सफल होने के कारण यह एक डिमॉन्स्ट्रेबल केस है। ये एक पुराने हॉकी प्लेयर थे, डायबिटीज़ का ख्याल रखा नहीं, सिर्फ एक उंगली सड़ के मेरे पास आए थे। ये चित्र जो है ये 24 अप्रैल 2019 का है। इनकी खून की नाड़ी चल नहीं रही थी एंकल के नीचे से। सिंपल से बलून डाला, उसको खोला। आप दोनों चित्रों में अंतर देखिए स्किन की क्वालिटी पर। काला, भद्दा, शुष्क, फटा हुआ स्किन, गुलाबी, हेल्दी, स्वस्थ स्किन, और ज़ख्म भी भर गया करीब करीब आपके 2 महीने के बाद। सो कारण अगर अपन हटा पाए तो अपन एम्पुटेशन हमेशा प्रिवेंट कर सकते हैं, बशर्ते वो टिश्यू, वो अंग जीवित हो जब तक हमारे पास आया। जब आप इस चित्र को देखते हैं, एक छोटा सा पिन पॉइंट जख्म आपको पैर के अंगूठे में दिखता है। सोचते हैं रोग बहुत छोटा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। उसके अंदर कितना टिश्यू सड़ा हुआ था, गला हुआ था, वो साइड में एक कटोरे में निकाल के मैंने दिखाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने आप परहेज करके रुक रुक के गंदगी साफ करेंगे, उतना समय ठीक होने में लगेगा। इस पर्टिकुलर मरीज को हमने एक ही क्लीनिंग प्रोसीजर में, एक ही ऑपरेशन में बेहोश करके पूरा का पूरा जख्म के गंदे टिश्यूज हटा दिए थे।
हड्डियां बहुत सारी निकली पर उनका अंगूठे का शेप मेंटेन हो सका, तो वो अपने चप्पल और जूते लगा पाए। सो द फर्स्ट प्रोसीजर शुड बी एज एग्रेसिव एज पॉसिबल। कुछ भी बिगड़ी हुई, मरी हुई, गंदी, सड़ी मवाद वाली चीज़ रखना नहीं है, पहले बार में सबसे अच्छा करना है। सो एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ कंपाउंडिंग, ड्रेसिंग ये सब करेंगे तो पहली बार में वो जख्म पूरा गंदगी निकाल नहीं पाएंगे, तो बार बार आएगा, बहुत दुख देगा। ये मुख्य बात है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका फुट असेसमेंट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप फुट असेसमेंट करवाइएगा। और कोई भी अगर एम्पुटेशन आपको एडवाइस हो जाता है तो प्लीज़ एक बार वास्कुलर सर्जरी क्लिनिक्स में जाइए, वास्कुलर सर्जन को दिखाइए। आपको 2 लाभ होंगे। पहला एम्पुटेशन लास्ट एम्पुटेशन हो, और हो सके तो एम्पुटेशन प्रिवेंट हो। सो यू मस्ट गेट ए डायबिटिक फुट असेसमेंट बिफोर हैविंग एन एम्पुटेशन। इस चित्र में एक रोगी का घुटने के नीचे ब्लड सप्लाई रुका हुआ है। घुटने के नीचे 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। एक आगे से जाता है, एक पीछे से एडी से जाता है, एक बीच में से जाता है। बीच वाला एंकल को क्रॉस नहीं करता है, आगे और पीछे वाले नाड़ियाँ एंकल को क्रॉस करती हैं। आगे वाली नाड़ी और पीछे वाली मिल जाए और बीच वाली एंकल तक पहुंच जाए तो ये परफेक्ट रिवास्कुलराइजेशन, माने ये नॉर्मल आदमी के खून के बहाव जैसा होता है, जो इस चित्र में आपको दिखा जाता है। मैं फिर से कहूँगा, जख्म कितना भी खराब हो, हिम्मत नहीं हारना है। वास्कुलर सर्जरी असेसमेंट और डायबिटिक फुट असेसमेंट करना है और एम्पुटेशन को मिनिमाइज या प्रिवेंट करना है, जो आम तौर पे संभव हो जाएगा। देखिए, जब ये फेलियर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है डायबिटिक फुट होना, तो हमको सामूहिक प्रयत्न तो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके क्लास 1 डायबिटिक की सर्जरियों का परसेंटेज बढ़ता ही जाना चाहिए। अगर आपने पैर बचाया तो जान बचाई। स्मरण रहे, एम्पुटेशन के बाद शेष आयु स्टेज 4 कैंसर रोगी के बराबर हो जाएगी। ये 6 महीने 1 साल की बात होती है। हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। हम क्लास 3 डायबिटिक फुट रेफरल सेंटर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास इनफ वॉल्यूम्स हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास इनफ एक्सपर्टीज़ है, हमारे काम करने के तरीके, हमारे ऑपरेशन करने के तरीके, हमारे डायबिटिक फुट का एम्पुटेशन रोकने के तरीके सीखने के लिए लोग हमको बुलाते हैं और हमारे काम का शोध भी होता है। इट इज़ अंडर रिसर्च, लोग उसको कोट करते हैं। अब डायबिटीज़ होना, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट में खर्चा तो आएगा ही, और आप अपने पूरे शरीर को, ना कि सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को ध्यान रखिएगा। तन मन धन सबका निवेश आपको करना पड़ेगा श्रीमान। इसमें नज़दीक का फ़ायदा, माने नज़दीक के जो अपने पैसे बचाए वो आपको दूर का नुकसान करेंगे ही। इस कंडीशन में आप जितना देर कीजिएगा उतना अंधेर होगा ही होगा। सो यहाँ पे देर होने पर अंधेर होता है। ये तो हुई डायबिटिक फुट के बारे में एक जानकारी। डायबिटिक फुट एक भयानक, भयावह, लाइफ थ्रेटनिंग, वेरी सिक, वेरी ट्रबलसम टू द पेशेंट एंड द फैमिली, वेरी डेबिलिटेटिंग। आपको खटिया में बिठा देगा, आपके जान लेने का कारण बनेगा और पूरा हेल्थ केयर सिस्टम के फेलियर का एक बहुत बड़ा सूचक है। सो आप जल्दी डॉक्टर के पास आओ, डॉक्टर आपको सही गाइड करे, और अगर आप इसको आगे बढ़ जाएं तो ये डायबिटिक फुट होना ही नहीं चाहिए, जो हमारा मुख्य टारगेट है। समान उद्देश्य, समान भाग्य। मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका डायबिटिक फुट हो, उसका प्रिवेंट हो जाए। आप मेरे रोगी हो, आप भी यही चाहोगे कि आपका डायबिटिक फुट का प्रिवेंशन हो जाए, डायबिटिक फुट हो ना। इसके लिए आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट जा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, निसंकोच अपने प्रश्न हमारे साथ रख सकते हैं, क्योंकि जब समान उद्देश्य है तो भाग्य भी समान ही होगा। आपका डायबिटिक फुट नहीं होगा, मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। डायबिटिक फुट होना इज़ अ फेलियर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हमें इस चीज़ से बाहर आना है। आप स्वास्थ्य लाभ करें, वैज्ञानिक परिधि में रहकर अपना उपचार करवाएं, प्रश्न पूछने से संकोच ना करें। आपका दिन शुभ रहे।